नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी, जहां पर आज हम कक्षा 12 की हिंदी का प्रथम अध्याय पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके अध्याय का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक हैं माननीय श्री वासुदेव शरण अग्रवाल जी। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो ये चैप्टर आपके लिए धुआं होने वाला है। यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में हम आज इस अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं और आज के बाद ये अध्याय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये अध्याय शुरू होता है भूमि से। तो कहते हैं कि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, अर्थात भूमि यानी ये पृथ्वी माता, भूमि पर बसने वाला जन यानी हम लोग, और जन की संस्कृति अर्थात हमारी अपनी संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। यानी ये तीनों चीज़ें मिलकर राष्ट्र का निर्माण करती हैं। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, ये हम सब जानते हैं। वह अनंत काल से है, यानी ये जो भूमि है ये अनंत काल से है। बहुत से राजा महाराजा हुए, उन्होंने इस भूमि पर शासन किया। वो सारे राजा महाराजा चले गए, लेकिन भूमि का अस्तित्व आज भी वैसे का वैसा ही है। उसके भौतिक रूप का मतलब ये जो सुंदरता हम पृथ्वी की देख रहे हैं, यानी पृथ्वी का आकार, आकाश, जो कुछ भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो भौतिक रूप है पृथ्वी का। यानी पृथ्वी का रूप कैसा है, जैसे एक इंसान का रूप होता है कि उसकी 2 आँखें, 2 कान, एक मुंह, 2 हाथ, 2 पैर, उसी तरह से पृथ्वी का भी एक रूप है, एक रंग है, एक आकार है। तो भौतिक रूप, सौंदर्य यानी हम सब जानते हैं सुंदरता पृथ्वी की, और समृद्धि मतलब पृथ्वी में बहुत से बहुमूल्य खजाने भरे पड़े हैं। हीरे, मोती, जवाहरात सब पृथ्वी से ही तो निकलते हैं। के प्रति सचेत होना, इन सब चीज़ों के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। क्लियर है यहाँ तक कि उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप का तात्पर्य यहाँ पे भौतिक रूप से ही है। तो पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। राष्ट्रीयता बलवती यानी हम अब किस देश के रहने वाले हैं, ये सब कुछ, यानी भारत के रहने वाले हैं तो भारत की आन मान और शान के लिए हम अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। ये सब कुछ राष्ट्रीयता की भावना। चलिए, यहाँ पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात कही गई। यहाँ पर कह रहे कि पृथ्वी जो है ना, यही राष्ट्रीय भावनाओं की जननी है। इसका मतलब कि राष्ट्र की जो भावनाएं हैं वो पृथ्वी से जुड़ी हुई हैं। जो राष्ट्रीयता, यानी राष्ट्रीयता की भावना, मैंने शायद राष्ट्र बोल दिया, तो जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है ना, वो वास्तव में पृथ्वी ही है। और कोई भी राष्ट्रीयता यदि अपनी भूमि से नहीं जुड़ी तो वो राष्ट्रीयता की भावना निर्मूल होती है, निराधार होती है। इसका तात्पर्य यहाँ पर सीधा सीधा यही है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। अंकुर मतलब बीज। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत यानी प्रारंभ से अंत तक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करके आप देख सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे। कहते हैं कि इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। यानी पृथ्वी के बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए। पृथ्वी का शांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। यहाँ पर शांगोपांग का तात्पर्य आप ऐसे समझ सकते हैं कि सभी अंगों, उपांगों से युक्त, या फिर संपूर्ण, या फिर पूरी और ठीक तरह से। ठीक है, तो जैसे आपको समझ में आ जाए, यानी पूरी तरह से अध्ययन करना,
सब कुछ समझ में आ रहा है। तो पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। यानी पृथ्वी के बारे में हमें पूरी तरह से ठीक ठीक अध्ययन करना चाहिए। आगे कहते हैं कि गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। यानी गांवों में और नगरों में बहुत सारे केंद्र बनाए जाने चाहिए। जैसे बहुत से केंद्र होते हैं, जैसे लोगों को जागरूक करने के लिए केंद्र बनाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार ऐसा किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। परिधि का मतलब सीमा। तो हमारे अध्ययन की सीमा के अंतर्गत आने चाहिए, अर्थात इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें अध्ययन करना चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। यानी यहाँ पर परिवर्धित मतलब उन मेघ वर्णों से या फिर उन मेघ जलों से, मेघ जलों लिखा है सॉरी, तो मेघ जलों से परिवर्धित यानी जो उन मेघ जलों से जल पाकर फलते फूलते हैं। तृणलता यानी छोटे मोटे पेड़ पौधे, वनस्पति यानी बड़े बड़े पेड़ पौधे, वनस्पति में सब कुछ आ जाता है एक तरह से, का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना। सूक्ष्म परिचय प्राप्त करने का तात्पर्य यहाँ पर बारीकी से अध्ययन करना, ये हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, कपाट मतलब नेत्र, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। आगे कहते हैं, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। ये प्रश्नवाचक यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। इसका मतलब यानी सोना चांदी हीरे जवाहरात इन सब चीज़ों से तो सभी परिचित होना चाहेंगे। सब में लालच है कि काश हीरे मोती मिल जाएं, ये सब कुछ। तो यही चीज़ क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। तो धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी पड़ी हैं, कोख में यानी धरती के नीचे हीरे जवाहरात ये सब दबे पड़े हैं ना, ये सब कुछ, तो जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। वसुंधरा मतलब यहाँ पर देखिए, वसुंधरा वसुओं अर्थात अमूल्य निधियों को धारण करने वाली पृथ्वी, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। पोषण मतलब वो पाली हैं, वहाँ पर पड़ी हुई हैं। पोषण का मतलब जैसे हम भोजन करते हैं तो हमको पोषण मिलता है यानी ऊर्जा मिलती है, वही चीज़। यानी वो सारी चीज़ें पृथ्वी के गर्भ में दबी पड़ी थी और वहाँ पर वो सुरक्षित रही। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। अगणित प्रकार की यानी विभिन्न प्रकार की। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। अब यहाँ पर हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना अत्यंत आवश्यक है। इसका मतलब ये है कि इनके बारे में खोजबीन करना, इनकी समस्त जानकारी प्राप्त करना हमारी आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक है। आर्थिक मतलब अर्थ मतलब पैसा, ठीक है। अब कहते हैं कि पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। यानी आपने देखा होगा बहुत से पत्थरों से बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई जाती हैं, वो चीज़ें। नाना भांति यानी विभिन्न प्रकार के। अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। इसका मतलब अनगढ़ नग यानी वो नग, वो सोने चांदी, वो जवाहरात, वो हीरे जो गढ़े नहीं गए हैं, यानी जो अभी गहनों में नहीं गढ़े गए हैं। विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप में चिलकते रहते हैं अर्थात चमकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। यानी जब सुनार उन पर कारीगरी करके उनसे गहने बनाते हैं तो उनकी सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती है, वे अनमोल हो जाते हैं। आप सबको पता है कि सोना कितना महंगा है, हीरा तो और महंगा है, तो अनमोल मतलब बहुत ज़्यादा महंगा, जो अनमोल हो, ठीक है। देश के नर नारियों के रूप मंडल और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। यानी हमारे यहाँ की महिलाएं
ये हीरे जवाहरात पहनना, सोना चांदी पहनना बहुत पसंद करती हैं, इससे उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो वही चीज़ रूपमंडल यानी सुंदरता और सौंदर्य प्रसाधन यानी वही सुंदरता को बढ़ाना सीधा सीधा में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है, यानी इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में, पृथ्वी और आकाश के अंतराल में अर्थात पृथ्वी और आकाश के बीच में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर हैं, जलचर यानी पानी में रहने वाले जीव, शार्क मछली, मछलियाँ, केकड़े, सब कुछ, एवं रत्नों की राशियाँ यानी समुद्र की गहराई में मोती मिलते हैं, शीप में तो रत्न, उन सब के प्रति चेतना यानी जागरूकता और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में, यानी नवयुवक यानी आप सब, ठीक है, तो राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। यानी जब तक आप इन सब चीज़ों के लिए या फिर इन सब चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक नहीं होते तब तक आप सोए हुए के समान हैं, यानी बस आप खा पी रहे हैं और सो रहे हैं। चलिए, विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। इसका तात्पर्य यहाँ पर यह है कि लेखक का ये मानना है कि विज्ञान और उद्यम यानी परिश्रम, दोनों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, ठीक है, और इससे एक नया ठाट खड़ा करना है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जब हम, यानी इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं हम कि लेखक का एक तो पहला मत ये है कि विज्ञान और परिश्रम दोनों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, और फिर तभी किसी राष्ट्र का जो ठाट है यानी जो भौतिक स्वरूप है वो उन्नत बन सकेगा। अर्थात विज्ञान का विकास कुछ इस प्रकार होगा कि उससे श्रमिकों को कोई नुकसान ना पहुँचे। जैसे अभी बहुत सारे रोबोट बनाए जा रहे हैं तो मजदूरों का स्थान रोबोट ले रहे हैं। कितने सारे कंप्यूटर ने पता नहीं कितने गणना करने वाले लोगों को बेरोजगार कर दिया। तो ये सब कुछ, ठीक है, यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम, अथक मतलब जिसमें कोई थकावट ना हो, यानी कभी थके ना, अथक यानी लगातार करते रहें, तो लगातार परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा ध्येय, उद्देश्य, ध्येय मतलब उद्देश्य, तो हमारा ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता ना रहे, यानी रीता मतलब कोई छूट ना जाए, सबको साथ लेकर चलना है। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूपमंडल प्राप्त किया जा सकता है। पुष्कल का तात्पर्य यहाँ पर है प्रचुर, यहाँ पर प्रचुर या अधिक, यानी इसका मतलब है कि मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूपमंडल प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि हमें मातृभूमि, सीधे सीधे अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं, ज़्यादा लंबा ना खींचूं, तो इसका मतलब ये है कि हमें विज्ञान का विकास कुछ इस प्रकार करना होगा कि राष्ट्र के हर एक व्यक्ति को रोजगार मिल सके, और जब सबके पास रोजगार होगा तो सब समृद्ध होंगे, यानी जब सब लोग काम करेंगे तो सबको पैसा मिलेगा, सब समृद्ध होंगे, और जब समृद्ध होंगे सब लोग तो कोई भी दुखी नहीं होगा, कोई परेशान नहीं होगा। आगे चल सकते हैं। आगे कहते हैं जन, जन यानी हम सब लोग, तो मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग हैं, यानी हम लोग राष्ट्र का दूसरा अंग हैं। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, ठीक है, यानी डायनासोर का भी वंश रहा तो अब तो राष्ट्र नहीं था, वो लोग नहीं मानते थे भारत माता, अमेरिका, रूस, कुछ भी अलग अलग देश तब नहीं थे, लेकिन अब हम लोग हैं तो हम अपने राष्ट्र का सम्मान करते हैं, हम अपनी भारत को माता कहते हैं, हम लोग भारत माता कह के भारत को संबोधित करते हैं, यानी इस भूमि को हम अपनी माता के जितना महत्व देते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, यानी बनता है।
जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। देखिए यहाँ पर भी ये बात कही गई कि जन के कारण यानी हमारे कारण ही, हमारे और आपके कारण ही पृथ्वी, ये जो धरती है, ये मातृभूमि यानी भारत माता, मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। यानी हम लोग इसे मातृभूमि कहते हैं, माता कहते हैं। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रो अहं पृथ्व्यः, यानी भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है, यानी चाबी। कुंजी मतलब चाबी। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। अंकुर मतलब बीज। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। यानी हम लोग पृथ्वी के साथ, हमारा क्या संबंध है? ये हमारी माता है। यहाँ पर जो भोजन उत्पन्न होता है, यानी जो फसल होती है, उससे हमारा पालन पोषण होता है। माता ही तो अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। वही चीज़, जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। अचेतन मतलब जिसमें चेतना ना हो, यानी दोनों ही एक दूसरे के महत्व को ना समझ सकें। जहाँ पर ये भावना नहीं होगी वहाँ पर अचेतन होगा। जड़ मतलब जड़, जड़ जैसे जड़ होती है एक जगह पर ही पड़ी रहती है, वैसे ही जड़ मतलब बिना महत्व, कोई महत्व नहीं, सीधा। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। नमो मातृ पृथ्व्यः, नमो मातृ पृथ्व्यः। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। आपने देखा होगा हम में से बहुत सारे लोग सुबह सोकर उठने से पहले जब हम ज़मीन पर अपने पैर नहीं रखते तो हम पहले पृथ्वी को स्पर्श करके उस मिट्टी को अपने माथे पर लगाते हैं, यानी हम पृथ्वी के चरण छूते हैं एक तरह से। ये बहुत अच्छी आदत है, आप लोगों को भी अपनानी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। यानी जब हम माता के रूप में उसको प्रणाम करते हैं तो हमारा उनसे एक माता और पुत्र का संबंध बन जाता है, और ये बंधन जो है ये बहुत दृढ़ है, बहुत मजबूत है। हम अपनी भारत माता के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। इसी दृढ़ भित्ति, भित्ति मतलब दीवार पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। यहाँ पर यह बात कही गई कि अगर आप पृथ्वी के वरदानों में, वरदान, पृथ्वी के वरदान क्या है? यानी पृथ्वी का जो सारा सौंदर्य है, ये जो प्रकृति है, यानी जो अमूल्य निधियाँ हैं, सब कुछ पृथ्वी में ही तो सब कुछ समाया हुआ है। तो वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। यानी किससे अधिकार है? जो पृथ्वी के साथ अपना पुत्र, माता और पुत्र वाला संबंध मानता है। ठीक है, तो माता की सारी वस्तुएं, माता अपना सारा प्रेम, अपना सारा अमूल्य धन, जो कुछ भी माता के पास है वो अपने पुत्रों पर न्यौछावर कर देती है। माँ को देखो, माँ के पास साड़ी नहीं होगी, 5 साल से एक पुरानी साड़ी पहन रही होंगी, लेकिन आप अगर एक बार बोलते हो कि मम्मी जूता चाहिए तो वो जूता आपको मिल जाएगा, भले ही घर में पैसे हो या ना हो। तो माता इतना प्रेम करती है अपने बच्चों से कि वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है अपने पुत्रों पर। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। आजकल की जनरेशन ये चीज़ें भूल रही है। आजकल के बच्चे तो बस तुरंत अकड़ जाते हैं, लड़ने को तैयार हो जाते हैं। माता पिता ने थोड़ा सा बोल दिया तो उनकी लड़ाई, वो एकदम रौब में आ जाते हैं जैसे कहीं के महाराजा हों। चलिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो कहते हैं कि माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। यानी ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी माता के प्रति अनुराग रहें, यानी प्रेम से बात करें उनसे, और सेवा भाव यानी उनकी सेवा करें। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। यहाँ एक निष्कारण धर्म है। अच्छा, यहाँ पर देखिए माता से जोड़कर कितना विधिवत समझाया गया है। इतना सुंदर वर्णन शायद ही कोई कर सकता है। यहाँ पर देखिए निष्कारण धर्म, ऐसा धर्म जिसमें स्वार्थ की भावना नहीं रहती। सोचिए कितने अच्छे वर्ड यहाँ पर यूज किए गए हैं और कितना सुंदर तरीके से समझाया गया है। ये सारी बातें पृथ्वी माता के लिए भी है और आपकी उस माता के लिए भी है जो आपके घर में है। चलिए, स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधः पतन को सूचित करता है। यानी अगर आप स्वार्थ के लिए माता से प्रेम करते हैं तो आपका पतन हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे आप। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं अपनी माता के प्रति कुछ वर्ड्स को जोड़कर आपको समझा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर हमारा मुख्य उद्देश्य पृथ्वी माता से ही है। ठीक है, चलिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, यानी हम सब बराबर हैं, ना तो कोई हम में बड़ा है और ना कोई छोटा। उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। यानी एक पिता के 4 पुत्र हों, अगर जैसे मान लीजिए एक पिता के 3 पुत्र हों और उनकी 3 बीघा ज़मीन हो तो सबको 1-1 बीघा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी बेटे को 2 बीघा मिल जाए, किसी बेटे को 1 बीघा और किसी को बेकार में फेंक दिया जाए कि जाओ तुमको कुछ नहीं देंगे। ऐसा नहीं है। तो जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है, यानी जो मातृभूमि से जुड़ा हुआ है, वह समान अधिकार का भागी है। यानी यहाँ पर हमारा यानी हम सब का समान अधिकार है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। नाना प्रकार यानी विभिन्न प्रकार के। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं। जैसे हमारे यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई। तो फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से ये जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में, यानी इस पूरी पृथ्वी पर सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। यानी हम सब एक साथ मिलकर प्रगति और उन्नति कर सकते हैं। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। यानी हम सोचें कि हम अपने कुछ जनों को पीछे छोड़ दें और हम आगे बढ़ते रहें, तो ऐसा नहीं हो सकता। राष्ट्र को आगे बढ़ना है तो सबको आगे बढ़ना होगा, राष्ट्र के एक एक जन को आगे बढ़ना होगा। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इसका मतलब जैसे हमारे पैर में कोई कांटा लग जाए और उस कांटे को हम नज़रअंदाज करें तो हम ठीक से चल नहीं सकते। कब तक? जब तक कि हम उस कांटे को निकाल नहीं देते। ठीक उसी प्रकार अगर राष्ट्र का कोई भाग है और वो अंधकार में है, वो पिछड़ा हुआ है, वहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं, तो उस क्षेत्र में जो अंधकार से भरा क्षेत्र है वहाँ पर राष्ट्र पिछड़ा ही रह जाएगा। तो हम लोग भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे पैर में कांटा गड़ गया तो हम आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक उसी प्रकार। ठीक है, इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। आगे कहते कि जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। तादात्म्य की हिंदी होती है एकत्व, समर्पण। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन
नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। यानी जिसमें आपको कर्म करना होता है और श्रम करना होता है। जैसे पढ़ते हैं आप परीक्षा देने के लिए, तो आप अपना कर्म करते हैं और पढ़ते समय आप श्रम करते हैं, और इससे आपका उत्थान होता है। उत्थान मतलब आपका कल्याण होता है, यानी आप एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं। लेकिन आगे जीवन में बढ़ेंगे तो आपको जीवन में अच्छा स्थान प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो सारी चीज़ें अलग अलग हैं, और यहाँ पर अनेक घाटों का निर्माण करना होता है, यानी ये सारी चीज़ें आपको स्वयं करनी होती हैं अपने श्रम और कर्म के द्वारा। अब आगे संस्कृति। तो कहते हैं कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। यहाँ पर लेखक का ये मानना है कि मनुष्य ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वह राष्ट्र के निवासियों के लिए जीवन की श्वास की तरह है। यानी अगर हमको आपको श्वास ना मिले तो क्या होगा, हम आप मर जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी जीव के लिए श्वास महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार राष्ट्र के लिए संस्कृति एवं सभ्यता महत्वपूर्ण है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। कबंध का तात्पर्य होता है एक ऐसा धड़ जिसका सिर ना हो, यानी पूरी बॉडी हो लेकिन सिर ना हो। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। अभ्युदय, अभ्युदय का यहाँ पर तात्पर्य है उन्नति से। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, अर्थात अलग कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। लोप मतलब राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। लोप होने का मतलब समाप्त हो जाएगा। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जीवन रूपी जो वृक्ष है संस्कृति उसका पुष्प है। तो जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। इसका तात्पर्य हो जाएगा कि संस्कृति की सुंदरता एवं सौरभ से ही राष्ट्र की सुंदरता एवं उसके सौरभ में वृद्धि होती है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। ये तो बहुत आसान है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। ठीक है। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। ये तो बहुत आसान है कि जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। इसका तात्पर्य है कि जीवन के विकास की युक्ति, यानी हमारा जो जीवन है वो विकसित कैसे होगा, इसकी जो युक्ति है ना, उसे ही संस्कृति के रूप में प्रकट किया गया है। अर्थात सबकी एक युक्ति है, एक योजना बनी हुई है कि इस तरह से हमें अपना जीवन विकसित करना है। वही चीज़ आगे, प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है। यानी हर एक जाति ने अपनी अपनी संस्कृति को अलग अलग बनाया है, अलग अलग तरीक़ों से बनाया है, ताकि उनका जीवन विकसित हो सके, आगे बढ़ सके, और उनकी संतानें उनसे कुछ नया सीख सके और उनका जीवन बेहतर हो सके, और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। सीधी सी बात है, सामान्य सी बात है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियाँ राष्ट्र में विकसित होती हैं। जैसे कि हमारे ही राष्ट्र में अनेक संस्कृतियाँ हैं, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता
और समन्वय पर निर्भर है। यानी हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। भले ही हमारी संस्कृति अलग है, हमारे विचार अलग हैं, लेकिन हमें पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। अगर इसे बढ़ा चढ़ा कर कहें तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि लेखक के अनुसार संस्कृति लोगों की गतिविधियों, व्यवहार एवं क्रियाकलापों में स्पष्ट रूप से दिखती है। आप देख सकते हैं अपने आसपास के लोगों में ही ये सारी चीज़ें। ठीक है। और इसका अनिवार्य संबंध विचारधारा या विचारों से रहता है। इस तरह से ये बात कही जा सकती है कि संस्कृति वास्तव में ज्ञान और कार्य दोनों का मिश्रित रूप है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृति के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। एकदम स्पष्ट है, कोई बात घुमा फिरा कर नहीं कही गई। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। ये भी एकदम सामान्य सी बात है। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। यानी हम सब जब मिलजुल कर रहेंगे तो हम सब सुखी रहेंगे, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, और जब हम लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं तो हम अपने विकास पर ध्यान देंगे, अच्छे पैसे और अपने परिवार को अच्छी शिक्षा देने पर ध्यान देंगे, और इस तरह से हम सब विकसित होंगे, आगे बढ़ेंगे। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि ब्रह्मा रूप बाह्य रूप है यहाँ पर, यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। यानी जब आप बाहर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हर एक जन की संस्कृति अलग अलग है, लेकिन जब आप उसे अंदर से समझेंगे, ध्यानपूर्वक उस पर निरीक्षण करेंगे, तो आपको पता चलता है कि आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। यानी वो सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही गई। यहाँ पर उन्होंने कहा कि सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के सकारात्मक भाव को ग्रहण करता है। यहाँ से आपको भी सीख लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि बहुत बुरे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर एक चीज़ में जिसमें बुराई है उसमें अच्छाई भी है। और सहृदय व्यक्ति, समझदार व्यक्ति क्या करेगा कि वो अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर लेगा और बुरी चीज़ों को छोड़ देगा। जैसे हंस होता है, वो दूध और पानी को अलग कर देता है। वो दूध को ग्रहण कर लेता है लेकिन पानी को छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार आपको भी बनना चाहिए। यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही गई और इस बात को समझने में शायद अभी आपको 2, 4, 5 साल और लगेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर ये बात लिखना भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर इन्होंने सीधा सीधा कहा कि सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के सकारात्मक भाव को ग्रहण करता है और आनंदित हो जाता है। यानी वो अपनी अच्छी चीज़ें ग्रहण कर लेगा और आनंदित हो जाएगा। और फिर आगे वो कहते हैं कि इसी प्रकार सभी संस्कृतियाँ एक सूत्र में बंध जाती हैं और वह संपूर्ण राष्ट्र की संस्कृति कहलाती हैं। ठीक है। आगे हम चल सकते हैं कि गांवों और जंगलों में, मेरी बात आपको समझ में नहीं आई क्या? मैंने बहुत लंबे तौर पर समझा दिया। अगर ज़्यादा लंबे तौर पर समझा दिया है तो आसान शब्दों में आप इतना ही समझिए। यहाँ पर सीधी सीधी बात कही गई है कि सहृदय व्यक्ति
जो सहृदय व्यक्ति होते हैं वो प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार कर लेते हैं, यानी सकारात्मक पक्ष को स्वीकार कर लेते हैं या फिर सकारात्मक भाव को स्वीकार कर लेते हैं, यानी ग्रहण कर लेते हैं और उससे आनंदित होते हैं। और इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए इस राष्ट्र के लिए स्वस्थकर है। स्वास्थ्यकर यानी ये जो राष्ट्र है ना, ये विविध जनों से बना हुआ है, यानी विभिन्न प्रकार के जन हैं यहाँ पर, तो इनके लिए ये स्वास्थ्यकर है। स्वास्थ्यकर मतलब ऐसी जब भावना हमारे अंदर हो जाएगी तो हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, स्वच्छंद मतलब जो बंधन में ना हो, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है। यानी हमारी जो पुरानी कहानियाँ हैं वो सब हमारी संस्कृतियों से उभरी हैं, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। आपको संस्कृति लोक गीतों में भी दिख जाएगी, लोक कथाओं में भी आपको संस्कृति का रूप दिखाई देगा, क्योंकि पुराने ज़माने के जो लोग थे, पुराने जो लोग थे वो पृथ्वी से जुड़े हुए थे। आज का युवा तो मॉडर्न होता जा रहा है, आज के युवा में तो ये भी समझ नहीं है कि क्या बोलना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। तो अब तो लोग मॉडर्न हो रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ हम हैं। भारत महान है, महान था और महान रहेगा। भारत बहुत महान है बेटा। अगर आप भारत के गुणों को समझते हैं और हमारी पुरानी रीति रिवाजों को समझते हैं, आप उन पर ध्यान देते हैं, तो आप पाएंगे कि हम सबसे ज़्यादा योग्य हैं और हम योग्य थे और हम ही योग्य रहेंगे, क्योंकि हम भारत माता की संतान हैं। चलिए आगे चलते हैं, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। यानी ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल यानी जब हम राष्ट्रीय संस्कृति से परिचय कर रहे हैं तो उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है, यानी उन सब चीज़ों के बारे में भी हमें जानने की आवश्यकता है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही गई। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान की जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्टि करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आशा है कि आपने इस चैप्टर से कुछ न कुछ काम का ज़रूर सीखा होगा। आपको इस चैप्टर से क्या सीख मिली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में अनोखा है। और अगर आपने कुछ नहीं सीखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर देखिए, वहाँ पर किसी न किसी बच्चे ने एक बहुत प्यारा सा कमेंट किया होगा, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी न किसी बच्चे ने, यानी हर एक बच्चे ने इस चैप्टर से कुछ नया सीखा होगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत अनोखा है। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।